राधे राधे दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था, जो हमारे काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट कर रखा है। काइनेमेटिक्स की एक क्लास हमने देखी थी, उसमें हमने दूरी और विस्थापन के बारे में बात की थी। आप सब ने क्लास देख ली होगी। दूरी और विस्थापन है, उसके बारे में हमने देखा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, किस हिसाब से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से हम सोच सकते हैं। हमारे दिमाग में जो इमेज है उसको हम किस तरीके से अलग इमेज बना सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आता है कि दूरी और विस्थापन है, ये दोनों ही लंबाई है, तो दोनों सेम ही होंगी, दोनों सेम ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने देखा था, क्लास ली थी उस टाइम, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई थी। अब उसी टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं, जिसमें हम चाल और वेग की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? चाल और वेग के बारे में हम बात करेंगे कि चाल क्या होती है। अब चाल में भी देखेंगे फिर हम कि एक औसत चाल होती है, एक तात्क्षणिक चाल होती है। एक तो एवरेज जो हमारी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इनके बारे में हम बात करेंगे कि औसत चाल और तात्क्षणिक चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, ठीक है ना। लेकिन औसत और तात्क्षणिक के बारे में बाद में, सबसे पहले तो हमें यही मालूम होना चाहिए कि चाल और वेग क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। हम देखते हैं कई बार क्वेश्चंस में चाल लिखा हुआ होता है, कई बार क्वेश्चंस में वेग लिखा होता है, और हम दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि वो दोनों एक नहीं है। तो स्टार्ट करें हम अपनी क्लास। देखो, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, ठीक है, स्पीड के बारे में। सबने आपने नाम सुना होगा चाल और स्पीड के बारे में, वेलोसिटी, वेग के बारे में सबने नाम सुना है आपने। लेकिन इनमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, और हमें एग्जाम में इनको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है, एग्जाम में किस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। अब देखो, अब देखो, अब चाल का मतलब है आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आपने दूरी तय की, एक जगह से दूसरी जगह पर दूरी तय की, तो कुल कितनी दूरी तय की आपने और कितने समय में तय की, दोनों का जो अनुपात होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप घूम फिर के इस पॉइंट पर पहुंच गए, ए से चलना स्टार्ट किया और बी पर पहुंच गए, और मान लो आपने जो दूरी है वो 5 किलोमीटर तय की। आपने जो दूरी है ए से बी के बीच की जो टोटल दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर है। और ये दूरी आपने फॉर एग्जांपल मान लो 5 सेकंड में तय की, 5 घंटे में मान लो, सही है। मान लो पैदल चल रहे हो तुम, तो मान लो ये 5 हॉवर में तय की है, 5 घंटे में तय की। तो आपकी जो चाल है, आपकी जो चाल है वो क्या होगी? अब हम यहाँ पर जो चाल की बात करेंगे वो कौन सी चाल की बात करते हैं? औसत चाल की। क्योंकि औसत चाल का मतलब है आपने एवरेज किस स्पीड से, आपने औसत रूप से किस स्पीड से यहाँ तक दूरी तय की, सही है। जैसे बस का एग्जाम्पल लेते हैं, बस का एग्जाम्पल लेते हैं कि बस की स्पीड इतनी है तो इतने टाइम में ये वहां पर पहुंच जाएगी। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कहीं से भी अपने घर जाना है, मेरे अपने को अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना है, तो हम बात करते हैं कि इस बस की स्पीड ये है, तो ये इस इतने टाइम में हमें वहां तक पहुंचा देगी। लेकिन तुम एक चीज सोचो दिमाग में, क्या हमारी बस है वो पूरे टाइम सेम चाल से चलती है क्या? कभी ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, बत्ती आ गया तो रुकती भी है, चलती भी है। उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है कम ज्यादा भी होती है। तो वहां पर जो हम चाल की बात करते हैं वो कौन सी चाल की बात करते हैं? औसत चाल की, कि इतनी दूरी है और उसमें इतना टाइम लेगी तो इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, वो चीज होती है औसत चाल। और तात्क्षणिक चाल का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे मान लो बस ने यहाँ से चलना स्टार्ट की और यहाँ से चलना स्टार्ट की, यहाँ तक पहुँचना है। तो अब कोई पूछे, अब जैसे मान लो तुम बैठे हो और तुम देख रहे हो स्पीडोमीटर में स्पीड देख रहे हो, मीटर के अंदर स्पीड देख रहे हो, तो वो जो स्पीड दिख रही है आपको पर्टिकुलर टाइम के ऊपर,
उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो स्पीड आपको बता रही है, इस पॉइंट पर स्पीड है ये है, इस पॉइंट पर स्पीड है वो ये है, इस पॉइंट पर स्पीड है ये है, वो जो चाल होती है उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक। मतलब उस क्षण पर, जिस क्षण की आप बात करें उस क्षण पर जिसकी चाल क्या है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, जो हमारे मीटर में दिखाती रहती है। जो आपने जैसे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बस चलाते हैं, जिस भी व्हीकल की आप बात करते हैं उसमें लिखी हुई होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि औसत और तात्क्षणिक का मतलब है। चाल और वेग में अंतर हम देखेंगे आगे, लेकिन औसत का मतलब और तात्क्षणिक का मतलब, औसत का मतलब है कि आपने कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितने समय में तय की, कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितने समय में तय की, उन दोनों का अनुपात हमारा क्या होता है, औसत चाल होता है। तो चाल के अंदर सबसे पहला है, लिख दो औसत चाल, सबसे जो पहला पॉइंट है वो लिख दो औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल लिख दो इसको। एकांक समय में तय की गई दूरी, लिख दो इसको, एकांक समय में तय की गई एकांक समय में तय की गई कुल दूरी औसत चाल कहलाती है, औसत चाल कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। और अगर मान लो इसी को तुम दूसरे तरीके से बोलना चाहो तो कुल दूरी तथा कुल समय का अनुपात, कुल दूरी तय करने के लगे कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये तो देखो परिभाषाएं हैं, मेरे को लगता नहीं है कि ये चीजें लिखने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है, ये चीजें तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आप फॉर्मूला लिख दो औसत चाल का, उसी में आ जाएगा। अर्थात औसत चाल है, औसत चाल है वो क्या हो जाएगा, कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय, ठीक है। अब एक दूसरी बात, अब यहां पर देखो दूरी वर्ड काम में आ रहा है, यहां पर दूरी वर्ड काम में आ रहा है। तो आप जानते हो कि दूरी जो वर्ड होता है, जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो एक सदिश राशि है या अदिश। हमने पहले पढ़ा था कि दूरी एक कौन सी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। अब देखो समय कोई सदिश होता नहीं है, ये एक फिक्स वैल्यू होती है समय की। तो कुल दूरी अगर एक अदिश राशि है और दूरी अगर एक अदिश राशि है तो आपकी चाल भी अदिश होगी कि नहीं होगी, ये चीज भी आप लिख दो। आप लिख दो इस बात को कि दूरी औसत चाल है, जो आपकी चाल है, चाल एक अदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि होती है, चाल एक अदिश राशि होती है। दूसरा, इसका मात्रक क्या होता है, जो चाल है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, चाल का मात्रक। दूरी अपॉन समय है तो दूरी मीटर में नापोगे आप, समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं, हम केस यूनिट में बात करें तो मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया। इसका जो विमीय सूत्र है, इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र क्या होगा, m0L1T-1। देखो मीटर ऊपर है तो L की पावर 1 हो गया, समय नीचे है इसको ऊपर लेके जाओगे तो T की पावर -1 हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो देखो मैंने पहले बताया था, जब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे उस टाइम डायमेंशन वाला, कि हम जब जो फॉर्मूले काम में लेंगे आगे कंप्लीट फिजिक्स में, जो फॉर्मूले हम काम में लेंगे उन सब का यूनिट, उन सब का मात्रक, उन सब की डायमेंशंस, उन सब की डायमेंशंस हैं या विमीय सूत्र हैं, वो हम लिखते हुए चलेंगे। तो आपने मान लो फॉर्मूला याद नहीं है आपके तो रटने नहीं है फॉर्मूला, जो टॉपिक पढ़ोगे उस टाइम वो फॉर्मूले आते रहेंगे और उनको लिखते रहना, ठीक है। अब ये तो हो गया औसत चाल के बारे में। अब एक बार काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं तात्क्षणिक चाल को, हम एक काम कर लेते हैं, तात्क्षणिक चाल को भी हम लिख लेते हैं। देखो दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है
वो क्या है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंग्लिश वाले भी लिख लेना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। दूरी में परिवर्तन की दर होती है, वो हमारी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। देखा, अभी मैं बताऊंगा, लिख लो पहले, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अभी बताया था मैंने कि जैसे आप चल रहे हो तो एक पर्टिकुलर टाइम की बात करो, एक पर्टिकुलर क्षण की बात करो, इंस्टेंटेनियस बात करो कि इस टाइम कितनी स्पीड है उसकी। जैसे यहाँ से यहाँ चले आपने, जैसे मान लो आप घर से स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, कोई भी ऑफिस जाते हो, तो उसके बीच में अगर तुम मान लो कभी फास्ट चलते हो, कभी धीरे चलते हो, तो हर एक पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करें कि वहां पर आपकी स्पीड कितनी है, वो कहलाती है तुम्हारी तात्क्षणिक। ऐसे लिखोगे, तात्क्षणिक चाल है dx/dt। देखो dx दूरी, x का मतलब वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है समय से डिवाइड करना है, दर का मतलब होता है समय से डिवाइड करना है। यहाँ dt है, यहाँ dx और जो dt है वो चेंज को बताते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा, आपने 11वीं क्लास में मैथ्स में सीखा होगा कि ये dx और dt है। dx का मतलब क्या है, x में परिवर्तन, x में परिवर्तन। जैसे मान लो 1 सेकंड में आप ये काम कर, इतना यहाँ से यहाँ चल रहे हो 1 सेकंड, तो इसकी इन दोनों के बीच की दूरी मतलब परिवर्तन। 1 सेकंड की बात करें तो dt का मतलब 1 सेकंड हो गया। सही है कि नहीं है दोस्तों? तो dx/dt का मतलब होता है, dx का मतलब x में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, अपॉन समय में परिवर्तन, और दर का मतलब दोनों को डिवाइड कर दो। दर का मतलब हमेशा जब भी क्वेश्चन में आप दर देखो, इसका मतलब है उसका समय के सापेक्ष अवकलन है। अवकलन मैं बताऊंगा अभी कि अवकलन क्या होता है। अवकलन भी परिवर्तन को ही बताता है। तो dx/dt है, तो dx का मतलब क्या है, दूरी में परिवर्तन, dt का मतलब क्या है, समय में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है। और अगर इसको ग्राफ से देखना चाहें तो यह है जो दूरी और समय के बीच में, जैसे मान लो आपने समय और दूरी के बीच में ये ग्राफ बनाया, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपने दूरी और समय के बीच में ये ग्राफ बनाया, तो ये इसके ढाल को बताता है। जैसे इस पॉइंट पर आपने स्पीड बात करनी, मतलब इसके स्पर्श रेखा खींचो, ये थीटा हो गया, इसका ढाल क्या होगा, tan थीटा, इसका ढाल होगा वो क्या होगा, tan थीटा। तो इस पॉइंट पर कितना ढाल है उस कर्व का, उस वक्र का इस पॉइंट के ऊपर कितना ढाल है, वो ढाल ही dx/dt को बताता है। ये तुम सब जानते हैं, ये नॉर्मल बातें हैं जो हम सब जानते हैं। लिख दो, यह है, इस बात को भी लिख दो, यह है दूरी समय वक्र के ढाल को बताता है। यह दूरी समय वक्र का ढाल होता है, ऐसे लिख दो, वक्र का ढाल होता है। अब देखो मात्रक तो वही मीटर पर सेकंड होगा इसका भी, ठीक है, वी में सूत्र भी वही होगा, तो वो वापस से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगी हमारी चाल के बारे में बात, कि चाल क्या होती है। चाल भी दो प्रकार की, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। अब देखो कई बार क्वेश्चन में ना तो तुम्हें औसत का वर्ड देता है, ना तुम्हें तात्क्षणिक वर्ड देता है, केवल चाल बोलता है। तो जब भी दिया जाता है तो वो औसत की बात करता है। और अगर वो बोले कि इस टाइम t = 3 सेकंड पर उसकी चाल, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है, तो तात्क्षणिक की बात कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं बोले कि समय पर वो टोटल चाल दे तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें क्या दी गई है, औसत चाल दी गई है। ये हम क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, कैसे हम उनको सोल्व करते हैं। लेकिन हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीजें थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए, इमेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए। लिख दो वेग, वेलोसिटी, और इसमें भी फर्स्ट लिख लो औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। और आप सबने जो हमारे वेक्टर का असाइनमेंट है वो अपलोड किया था। उम्मीद है कि
वो वेक्टर का असाइनमेंट आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो एक दो तीन दिन में आप उसको कंप्लीट करें। एक दो तीन दिन के बाद में मैं उनका सॉल्यूशंस कराऊंगा तुम्हें। तो उससे पहले जब मैं सॉल्यूशन कराऊं उससे पहले तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं। 30-31 क्वेश्चन है और डायमेंशन के हैं अपने 12-13 क्वेश्चन है, डायमेंशन एनालिसिस के हैं। ठीक है, वो कंप्लीट असाइनमेंट आप करके रखना। औसत वेग, अब देखो चाल था वो दूरी अपॉन समय था, वेग होता है वो विस्थापन अपॉन समय होता है। ध्यान रखना इस चीज का। औसत चाल थी, चाल क्या होती है, दूरी अपॉन समय। लेकिन औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। लिख दो इस बात को, कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात, कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात है वो औसत वेग कहलाता है। अर्थात आपकी जो v, देखो v एवरेज है, एवरेज है वो क्या होगा, कुल विस्थापन, कुल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल समय, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो विस्थापन एक सदिश राशि होती है कि नहीं होती है दोस्तों। हमने पढ़ा था कल में जो हमारी क्लास ली थी उसमें देखा था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आर का मतलब 3D में लिया है हमने, आर का मतलब हमने 3D में लिया है। तो आर है डेल्टा आर, मतलब उसका विस्थापन इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल, कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है उनके बीच की दूरी, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। तो हमने देखो वेक्टर लगाया, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, विस्थापन की एक फिक्स दिशा होती है, इस वजह से हमने क्या लगाया, दिशा को दर्शाने के लिए वेक्टर लगाया। अब यहाँ वेक्टर है, यहाँ सदिश राशि है, तो इसके बराबर में जो राशि है वो भी सदिश होगी कि नहीं होगी। तो आपको v के ऊपर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो समझ गए कि नहीं समझे। चाल है वो एक अदिश राशि होती है क्योंकि उसमें दूरी अपॉन समय होता है, और दूरी एक कौन सी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। जबकि हमारा जो वेग है वो एक सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, और विस्थापन एक सदिश राशि है तो हमारा वेग भी एक सदिश राशि होगी, वेग भी एक सदिश राशि होगी। अब दूसरा लिख दो तात्क्षणिक, दूसरा लिख दो तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग। अब वही बात है, हम अगर औसत वेग की बात कर रहे हैं तो कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। अब अगर हम तात्क्षणिक की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, अगर मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस टाइम पर यहाँ पहुंच गए, हमारा तुम्हारा गंतव्य पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है वो ये है, तो आपका जो विस्थापन है ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। आपका जो विस्थापन है ये होगा कि नहीं होगा। तो अब ये माइनस ये, इसकी लंबाई कितनी होगी, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा वो समय तुम्हें पास है, जैसे 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे हुआ। तो ये तो हो गया तुम्हारा औसत वेग, ये तो हो गया तुम्हारा औसत वेग। लेकिन तुम बात करो कि इस पॉइंट पर वेग क्या है मेरा, इस पॉइंट पर वेग क्या है, तो इस पॉइंट का उस तात्क्षणिक उस क्षण आपका विस्थापन कितना है, इतना है। यहां से यहां आने में आपको कितना समय लगा वो आपके पास है। अगर कोई पूछे इस पॉइंट पर वेग कितना है तो इसका विस्थापन कितना है, ये। इस पॉइंट का विस्थापन कितना है, ये। कोई पूछे इस पॉइंट पर विस्थापन कितना है तो ये। तो इस पॉइंट पर वेग कितना होगा, विस्थापन अपॉन समय। तो किसी क्षण पर आपका विस्थापन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका जो वेग है वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है, और वो क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं,
तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। तो इसको समझ गए कि नहीं समझे दोस्तों? सही है कि नहीं है? दोनों के अंदर अंतर मालूम हो गया कि नहीं हो गया? तो लिख दो, स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर अर्थात विस्थापन में परिवर्तन अर्थात विस्थापन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अर्थात विस्थापन की दर को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। देखो दोनों का मतलब एक ही है, स्थिति में परिवर्तन बोल दो या विस्थापन बोल दो। भाई विस्थापन क्या होता है? उसकी पर्टिकुलर पॉइंट की स्थिति में परिवर्तन ही तो होता है। इस पॉइंट से यहाँ पर पहुंच गया तो उसकी स्थिति कितनी चेंज हुई? इतनी। और वो किधर से घूमते हुए आया है उससे हमें कोई मतलब नहीं, किधर से घूमते आया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विस्थापन में फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसके पथ पर डिपेंड नहीं करता। सही है ना? ये सब बातें हमने कल सीखी थी, लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने सीखी थी। ये हो गया। अर्थात आपका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, आपकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या होगी? डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। लेकिन आपकी लिमिट होगी कि आपकी जो डी टी है वो टेंस टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपका जो समय में जो परिवर्तन है, आपके समय के अंदर जो परिवर्तन है वो टेंस टू क्या होना चाहिए? 0। अर्थात हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। इस डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की है हमने। तो ये जो स्पीड होती है वो हमारी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, तात्क्षणिक वेग होती है। ठीक है ना? ये हमारी जो स्पीड है वो क्या होती है? हमारा तात्क्षणिक वेग होता है। समझ गए कि नहीं समझे दोस्तों? तो ये था हमारा कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड और हमारा जो एवरेज स्पीड थी। इंस्टेंटेनियस चाल मतलब तात्क्षणिक चाल और औसत चाल के बारे में बात की। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपके समझ में आई होगी। देखो ये सारी परिभाषाएं हैं, इनको रटना नहीं है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया कि मेरे जैसे इमेज बना रखी है वैसे ही आपको भी बनानी है कि चाल मतलब दूरी अपॉन समय होता है। औसत की बात कर रहा है तो कुल दूरी अपॉन कुल समय। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है? तो जैसे ये मान लो यहाँ से यहाँ गया तो इस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की हमने, कितना समय लगा, टोटल को डिवाइड कर दोगे तो हो गया औसत चाल। इस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसको चाल बतानी है तो जो आपकी मीटर के अंदर नहीं बताता है कि स्पीड, उसकी बात है कि आप चल रहे हो तो जब जिस पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी है, आपकी चाल कितनी है, वो तुम्हारी क्या होती है? तात्क्षणिक चाल। अब चाल की जगह इस वेग की बात करें तो अब कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ जाने में तो टोटल विस्थापन कितना हुआ? इतना हो। अब तो कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। अब देखो दूरी ज्यादा थी, विस्थापन कम हो गया कि नहीं हो गया? दूरी देखो ऐसे घूम घूम के पहुंच रहे थे, विस्थापन में हम सीधी दूरी लेते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी लेते हैं, तो ये होगी कि नहीं होगी स्पीड? तो ये कुल विस्थापन कितना समय लगा वो तुम्हारा औसत वेग हो गया कि नहीं? अब कोई पूछे कि इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी तो इसका विस्थापन कितना है? इस पॉइंट पर इतना, कितना समय होगा? ये समझ गए कि नहीं समझे दोस्तों कि उसकी विस्थापन में जो परिवर्तन हो रहा है 1 सेकंड में, उसके विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ 1 सेकंड में। जैसे यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो इसका विस्थापन 1 सेकंड के अंदर जो विस्थापन है वो पहले ये था, फिर बाद में ये हो गया। कितना विस्थापन हुआ, कितनी उसकी, कितना समय लगा? 1 सेकंड। तो वो तो था इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए कि नहीं समझे? अब नोट देके लिख लो कुछ एक चीजें, नोट देके 1-2 चीजें लिख लो, वो तुम्हारे काम आएंगी। उन चीजों से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे। देखो आपने देखा कि औसत चाल होती है, या फिर अब औसत और ताशनी की बात नहीं करें, हम चाल की बात करते हैं। चाल होती है, चाल क्या होती है? दूरी अपॉन समय। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी, क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती। दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो चाल भी धनात्मक होगी कि नहीं होगी? समझ गए कि नहीं समझे दोस्तों? क्योंकि दूरी अपॉन समय चाल होती है
और दूरी है कभी ऋणात्मक नहीं होती है तो चाल भी ऋणात्मक नहीं होती है। जबकि वेग है वो क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। वेग होता है वो क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। और हमें मालूम है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अगर धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो विस्थापन हो सकता है तो तुम्हारी वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, वो हो सकता है। लिख दो इसमें। देखो उसी पॉइंट से मैंने कनेक्ट करके बताया है। अब मैं इसको अगर अलग तरीके से यहाँ ये ऐसे लिखा देता कि चाल है धनात्मक, चाल है हमेशा धनात्मक होती है, जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता कि क्यों, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका फॉर्मूला देखो क्या है। और फॉर्मूले में हमने पहले कल ही समझा था हमें कि दूरी, वेग, विस्थापन, इनमें क्या रिलेशन होता है। तो लिख दो उस बात को, ठीक है ना, लिख दो। फर्स्ट नोट है, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं जो जो नोट लिखवाऊंगा ना, आप देखोगे कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में तुम्हें पूछे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज लिखवाता हूँ मैं, उनका निष्कर्ष निकाल के क्या ला रहे हैं। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, तथा शून्य हो सकता है। ठीक है। दूसरा बात, दिए गए समय अंतराल में अगर तुम्हें कोई पूछे, जैसे मान लो कि कोई भी समय है 5 सेकंड का, कोई भी समय है 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है, तो दिए गए समय अंतराल में तुम्हें पूछे कि उसकी औसत चाल और औसत वेग में से कौन सी ज्यादा हो सकती है। मैग्नीट्यूड की बात करें या डायरेक्शन की बात नहीं करें, औसत चाल और औसत वेग है, उनमें से कौन सी क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है। एक बार लिखो, मैं समझाता हूं। देखो, दिए गए समयांतराल में, मतलब जो भी समयांतराल आपको दिया गया है उसके अंदर है औसत चाल है, औसत चाल और औसत वेग, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेग एक सदिश राशि होती है तो हमें मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो एक बात बताओ, चाल ज्यादा होगी या वेग? औसत जो चाल है वो ज्यादा होगी या औसत वेग है वो ज्यादा होगा? कोई भी समय अंतराल आपको दिया गया है, कोई बता सकता है क्या मेरे को? सोचो कैसे। कोई भी एक समय अंतराल आपको दिया गया है, जैसे 5 सेकंड आपको दी गई है, तो उस 5 सेकंड के अंदर आपकी औसत चाल ज्यादा होगी या औसत वेग? हमेशा औसत चाल ज्यादा या उसके बराबर, मतलब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कम ज्यादा होगा तो औसत वेग ही कम होगा, औसत चाल हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? समझो। देखो, अब जैसे मान लो तुम ऐसे ऐसे चल के यहाँ पहुंच गए, अब कोई भी एक समय अंतराल है 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आपने 5 सेकंड में दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक है कितने सेकंड में? 5 सेकंड। तो आपकी दूरी कितनी हुई? दूरी ये है। आपका विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन ये है। ये तो क्या हुआ तुम्हारा? दूरी। ये क्या हुआ तुम्हारा? विस्थापन। देखो समझना इस बात को, ये दूरी है, ये क्या है? विस्थापन। तो चाल में क्या करोगे तुम? चाल में क्या लिखोगे तुम? दूरी अपॉन समय। और वेग में क्या लिखोगे तुम? विस्थापन अपॉन समय। वेग में क्या लिखोगे? विस्थापन अपॉन समय। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको अच्छे से समझना, देखना, ध्यान से सुनना, समझना इसको। चाल क्या होती है? दूरी अपॉन समय। वेग क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय। लेकिन उसने बोला है दिए गए समय अंतराल में, मतलब है ये जो समय है, ये जो समय है, समय दोनों में सेम है। ये 5 सेकंड है तो ये भी 5 ही सेकंड है, अगर ये 5 सेकंड है तो ये भी 5 सेकंड है। नीचे वाली क्वांटिटी दोनों में समान है कि नहीं है?
तो कम और ज्यादा होगी वो किसकी वजह से होगी? ऊपर वाली की क्वांटिटी की वजह से, सही है कि नहीं है? तो दूरी ज्यादा है, इसमें दूरी ज्यादा है या विस्थापन ज्यादा है? तुम्हें दिख रहा है कि दूरी ज्यादा है। अगर दूरी ज्यादा है तो चाल ज्यादा होगी, ऊपर वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, नीचे वाली तो दोनों में सेम है। ये ज्यादा हो गई तो ये कम हो गई। और विस्थापन देखो दूरी से कम है कि नहीं है? विस्थापन कम है, दूरी ज्यादा है, तो चाल ज्यादा हुई कि नहीं होगी? तो हमेशा दिए गए समय अंतराल में हमेशा चाल या तो ज्यादा होगी या क्या होगी? बराबर होगी। बराबर क्यों? जैसे मान लो तुम यहाँ से यहाँ चल रहे हो, तुमने यहाँ से यहाँ पर आपने ए से बी तक पहुंचे। अब इसकी देखो दूरी और विस्थापन दोनों समान है कि नहीं? दूरी और विस्थापन दोनों समान है कि नहीं? भाई यहाँ से यहाँ पहुंचे तो फिक्स डायरेक्शन में देखो डिस्टेंस भी उतनी है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। तो दूरी और विस्थापन अगर समान है तो आपका जो वेग और चाल है, औसत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, औसत वेग और औसत चाल है, दोनों बराबर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि समय भी सेम है दोनों में और दोनों का विस्थापन और दूरी भी समान है। तो दोनों क्वांटिटी अगर समान है तो वेग और चाल बराबर होगी कि नहीं होगी? ये मैथमेटिक्स से देख सकते हो, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी समय अंतराल दिया गया है, दिए गए समय अंतराल के अंदर औसत चाल है वो हमेशा या तो औसत वेग के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होती है या बराबर होती है, या तो ज्यादा होती है या बराबर होती है। लेकिन तात्क्षणिक के लिए वेग और चाल है दोनों बराबर होती है, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, क्षण की बात करते हैं, तो दोनों ही चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वो तात्क्षणिक का काम है, ठीक है ना? ये चीज हो गई, ये तुम्हारा। अब थर्ड पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, यदि वेग नियत है तो क्या हो? थर्ड पॉइंट लिखो, यदि वेग नियत है, नोट में लिख रहे हैं, यदि वेग नियत है नियत का मतलब देखो इस पे अंडरलाइन कर लेना, यदि आपका वेग नियत है तो वेग नियत है तो क्या होगा? कोई बता सकता है? वेग अगर नियत है, वेग अगर नियत है तो क्या होगा? देखो वेग क्या होता है? यदि वेग नियत है तो वेग क्या होता है? चाल इंटू दिशा, क्योंकि एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो चाल एक अदिश राशि है, और अगर उसकी दिशा से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेग हो गया कि नहीं हो गया हमारा? वो हमारा वेग हो गया कि नहीं हो गया? अगर वेग नियत बोल रहा है, वेग है नियत बोल रहा है मतलब कांस्टेंट बोल रहा है, मतलब तुम जहां से स्टार्ट किए लास्ट तक तुम सेम स्पीड से चल रहे हो, एक ही स्पीड से चल रहे हो, तो तुम्हारी गति है वो एक समान गति कहलाती है कि नहीं कहलाती है? तो अगर वेग नियत होता है तो एक समान गति कहलाती है। लिख दो इस बात को, एक समान गति कहलाती है। यहां से मैं जो ये चीजें बता रहा हूं इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है तुम्हें, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वहां एग्जाम में फिर कंफ्यूजन ही होता है जब तक हमें पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता है, ठीक है? और पथ एक रेखीय होगा, पथ है वो क्या होगा? रेखीय होगा। एक समान गति है तो आपका एक सिंपल एक लाइन के अंदर तभी तो विस्थापन और चाल बराबर होंगे, तभी तो तुम्हारे विस्थापन और चाल है वो दोनों बराबर होंगे, और सॉरी विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होंगे। तो आपका जो औसत वेग है और औसत चाल है वो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अगर पथ एक रेखीय है तो औसत चाल बराबर है औसत वेग, औसत चाल बराबर औसत वेग। तो देखो अगर वेग नियत है, वेग नियत है, तुम्हें देखो ध्यान से वर्ड पे गौर करना है, वेग नियत है इसका मतलब समान समय अंतराल में विस्थापन समान रह रहा है। इस वर्ड को ध्यान से समझना है, इसमें मतलब ये जो वर्ड है इसी में कॉन्सेप्ट छिपा है तुम्हारा, इसी में तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो छिपा है। देखो आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां गए तुम, ठीक है? यहां से अब मैं बोलूं वेग दो, इसमें यहाँ से यहाँ के बीच का वेग, यहाँ से यहाँ के बीच का विस्थापन, अब मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ का विस्थापन, मैं बोल रहा हूँ इसको चलने में 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में भी 1 सेकंड लग रहा है। तो क्या अब तुम देखो ये विस्थापन और ये विस्थापन बराबर है क्या? ये विस्थापन और ये विस्थापन बराबर है क्या? बराबर नहीं है ये दोनों विस्थापन।
ये दोनों विस्थापन बराबर नहीं है, इसका मतलब आपका वेग नियत हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई यहाँ पर जितनी विस्थापन किया इसने, इससे ज्यादा विस्थापन ये कर रहा है, इसका मतलब उसका वेग बढ़ गया, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी समय है, वो तो वही 1 सेकंड है, समय तो समान है, लेकिन इनका विस्थापन चेंज हो गया, विस्थापन परिवर्तित हो गया। तो विस्थापन परिवर्तन हो गया तो वेग परिवर्तन हो गया, नहीं हो गया? समझ गए? लेकिन ये बोल रहा है एक समान वेग। एक समान वेग का मतलब क्या होता है? एक समान वेग का मतलब क्या है कि एक समान समय में एक समान दूरी तय करें। जैसे यही बोलो, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की उसने, तो अगले सेकंड में यहाँ से यहाँ दूरी तय की उसने, ये दूरी तय की, उससे अगले सेकंड में यहाँ से यहाँ दूरी तय की। अब ये जो जितनी विस्थापन है उसका विस्थापन उतना ही, यहाँ भी उतना ही विस्थापन होगा कि नहीं होगा? समान समय में उसने समान दूरी तय की है, तब होगा तुम्हारा नियत वेग। सही है? अगर देखो विस्थापन ये है तो दूरी भी यही है कि नहीं है? विस्थापन ये है तो आपकी दूरी भी यही है या नहीं है? यही दूरी ये है, यही दूरी ये है कि नहीं? समय भी समान है, इसका और इसका समय भी समान है, इसका और इसका दूरी और विस्थापन भी समान है। तो अगर विस्थापन और दूरी अगर समान हो गए तो औसत चाल और औसत वेग आपके समान होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? औसत चाल और औसत वेग समान होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? और ये गति एक समान गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है, एक रेखा में गति होती है। ये कब पॉसिबल है नियत वेग वाला? जब एक रेखीय गति हो। अभी दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ना, अगर मान लो एक प्लेन में गति हो रही है तो यहाँ से यहाँ 1 सेकंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ, लेकिन इसका विस्थापन और इसका विस्थापन अलग अलग है। विस्थापन अलग होते ही वेग चेंज हो गया, तो नियत वेग रहा ही नहीं, नियत वेग रहा ही नहीं। ये चीजें तुम्हें समझनी है, बहुत ध्यान से समझना है। समझ गए कि नहीं समझे? ये तुम्हारे नोट की बातें, ठीक है। दूसरा अगर वेग नियत है, वेग नियत है तो हम वेग को क्या लिखेंगे? चाल इंटू दिशा, चाल इंटू दिशा, क्योंकि वेग नियत है, इसका मतलब वेग और चाल बराबर होंगे, वेग और चाल बराबर होंगे, ठीक है। तो चाल भी बराबर वेग के तभी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों नियत होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? नियत होने चाहिए, तभी तुम्हारा एक समान हो सकता है। इसको मैं मिटा ही दूंगी नीचे वाली चीज को। चाल और दिशा है वो दोनों क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। मतलब ना तो चाल चेंज होनी चाहिए और ना ही उसका दिशा चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एक भी चेंज हो गया तो फिर ये नियत वर्ड यहाँ से हट जाएगा, ये नियत वर्ड काम नहीं करेगा। ये तुम्हारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था दोस्त, ठीक है। दूसरा अगर तुम्हारा चाल नियत है, यदि ये भी समझ लो, यदि चाल नियत है तो वेग परिवर्तित हो सकता है, जरूरी नहीं है हो ही, लेकिन हो सकता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ना, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, समझने के लिए इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम बस नोट्स में लिख लिए और इनको रटने लग रहे हो, रटना नहीं है। जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ इमेजिन करके डायग्राम बना के, वैसे आपके दिमाग में भी डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि रटी हुई चीजें तुम एग्जाम में भूल जाओगे। ये डायग्राम के तरीके से अगर याद रख लिए तुमने तो कभी नहीं भूलोगे। इमेजिन करो उन चीजों को, फील करना, जैसे ही बोलो ना वर्ड तो अंदर से वो चीज इमेज आए हमारे दिमाग में, ऐसा रखो उन चीजों को, ठीक है। तो अगर चाल नियत है तो तुम्हारा वेग है वो क्या हो सकता है? परिवर्तित हो सकता है। चाल नियत होने पर वेग परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि अभी एग्जांपल देख लिया, दिशा परिवर्तित हो जाए उसकी, मान लो चाल तो नियत है, चाल तो नियत है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है वो, लेकिन उसका विस्थापन चेंज हो सकता है, उसका विस्थापन अलग अलग हो सकता है। जैसे एक प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे ये समान दूरी है, ये 1 सेकंड में तय की जितनी दूरी ये है, लेकिन देखो दोनों का विस्थापन अलग है कि नहीं, दोनों की दिशा अलग हो गई क्यों? यहाँ पर विस्थापन इस दिशा में था, यहाँ पर विस्थापन इस दिशा में है। तो इस वजह से ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने लिखे, ठीक है दोस्तों। ये तुम्हारे जो नोट देखी चीजें लिखी है। अब लिखो कोई एग्जाम्पल, लिखो एक क्वेश्चन टाइप में लिखो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके, इस पे देखो बहुत सारी कैलकुलेशन हम करेंगे।
देखो यदि एक कण x1 दूरी t1 समय में तथा x2 दूरी t2 समय में तय करता है, t2 समय में तय करता है, तो औसत वेग ज्ञात करो। औसत वेग ज्ञात करो जब सबसे पहला समय समान हो। पहला क्या है? समय समान हो। ये चीज सीख गए आप, दूरी समान हो। तो देखना बहुत अच्छा मजा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसका हमें सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखो, जब समय समान हो, ठीक है, आपने मान लो कोई ए पॉइंट है, आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ये हमारी दूरी कितनी है? x1 दूरी। ये दूरी कितनी है? x2। वो बोला है, उसने बोला है कि x1 दूरी है, उसने कितने समय में तय करता है? x2 दूरी है, कितने समय में तय करता है? t2 समय। x1 दूरी t1 समय में तय करता है, x2 दूरी है t2 समय में तय करता है, तो तुम्हें औसत वेग बताना है। ठीक है, और औसत वेग कब कब बताना है? औसत वेग वैसे तो अगर जनरल औसत वेग तो आप बात करोगे, जनरल औसत वेग है वो अगर तुम बात करोगे, या जनरल औसत जो चाल है, सॉरी वेग नहीं चाल, क्योंकि यहाँ दूरी की बात कर रहे हैं। औसत चाल है, औसत चाल है वो क्या होगी? कुल दूरी अपॉन कुल समय, कुल दूरी अपॉन कुल समय। सही है कि नहीं है? तो कुल दूरी तो कितनी है? x1 प्लस x2। कुल दूरी तो कितनी है? x1 प्लस x2। और समय कितना है? t1 प्लस t2। आपका जो समय है वो कितना है? t1 प्लस t2। ये तो हुआ सिंपल जैसे हम निकालते हैं कि अगर मान लो आपको जो दूरी दी गई है, कुल दूरी अपन कुल समय कर दो, तो वो तो क्या हो गया? तुम्हारा औसत चाल हो गया। लेकिन उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, उसने जो फर्स्ट चीज बोली है, वो ध्यान से देखो क्या बोली है उसने, कि औसत चाल ज्ञात करो। सॉरी, ये देखो, औसत चाल ज्ञात करो जब समय समान हो। जब समय है वो क्या हो? समान हो। तो जब समय समान हो, समय समान है, इसका मतलब क्या है? t1 और जो t2 है वो मान लिया कितना है? t है। जैसे आप देखे x1 दूरी तय कर रहे हो, वो 10 सेकंड में तय की, तो आगे जैसे मान लो ये 10 मीटर दूरी है, 10 मीटर दूरी तय की तो आपने 10 सेकंड में, आगे की 15 मीटर दूरी तय कर ली 10 सेकंड में, तो आपकी स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? वो बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर। तो तुम्हारी एक में चाल कितनी हुई? 10/5। भाई आपने x1 दूरी मान लिया, x1 है 10 मीटर है, वो आपने 5 सेकंड में तय की। आगे वाली जो दूरी है वो आपने, आगे की जो दूरी है वो आपने मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 20 मीटर दूरी तय की गई, वो कितने में? आपने 5 सेकंड में तय कर दी। पहले जो 10 मीटर है वो आपने 5 सेकंड में की, आगे की 5 ही सेकंड में आपने 20 मीटर दूरी तय कर ली। तो औसत कितनी होगी? आपकी औसत चाल क्या होगी? हम औसत चाल की बात करें, वो औसत चाल कैसे निकालें? ठीक है ना? तो जब समय देखो, समय समान है लेकिन दूरी क्या है? अलग अलग है। दूरी क्या है? अलग अलग। अब तुम्हें पूछे तुम्हारी चाल क्या है, तो क्या तुम 10 बताओगे? नहीं, 10 भी नहीं है। क्या तुम 20 बताओगे? नहीं, 20 भी नहीं बता सकते आप। सही है कि नहीं है? तो हम कैसे ज्ञात करें? अब एक तरीका तो ये है कि कुल दूरी अपॉन कुल स्थापन कर दो। दूसरा तरीका, लेकिन अगर समय समान है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज में करें? हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज में ले अगर तुम्हें वेग दिए हुए है तो? ठीक है, तो औसत चाल है, तो अब देखो v1 है
औसत चाल फर्स्ट वाली जो x1 दूरी तय करने में कितना समय लगा, t1, तो v1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 अपॉन t1 है, और x1 अपॉन t हो गया कि नहीं हो जाएगी, x1 अपॉन t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों समय ही समान है तो हमने t ले लिया। इसी तरीके से आपकी जो v2 है वो x2 अपॉन t2 होगा कि नहीं होगा, और इसको क्या लिख दें, x2 अपॉन t, x2 अपॉन t। तो यहां से अगर तुम्हें कोई पूछे x1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, x1, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी, और यहां से कोई पूछे तो x2 इक्वल कितना हो गया, v2 इंटू टी। ये हुआ कि नहीं हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर, x1 की वैल्यू कितनी होगी, v1 इंटू टी, x2 की वैल्यू कितनी होगी, v2 इंटू टी। सही है। अब तुम आगे काम करो, ये तो हो गया तुम्हारा, ये काम हो गया, सही है। अब आप एवरेज निकाल रहे हो, आप औसत चाल बात कर रहे हो, तो क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, x1 और x2 का मान रख दो, अभी निकाला वो, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी, नीचे t1 की वैल्यू भी t, t2 की वैल्यू भी t। सही है कि नहीं है दोस्तों। तो देखो t ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, ये क्या हो गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2t। सही है, t से t कैंसिल, तो ये v1 प्लस v2 अपॉन 2, और ये क्या हो गया तुम्हारा एवरेज। औसत चाल है, उस औसत चाल की वैल्यू कितनी हुई, v1 प्लस v2 अपॉन, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, जैसे हम करते हैं। एवरेज नहीं निकालते क्या तुम, औसत नहीं निकालते क्या, दो संख्याओं का औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और दोनों संख्याओं को भाग दे दो, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और दोनों संख्याओं का भाग दे दो, उस तरीके से आगे नहीं आ गया दोस्तों। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको तुम्हें याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको तुम्हें याद रखना है, लेकिन रिजल्ट के साथ साथ ये भी याद रखना। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था, आरपीएस नहीं पूछा था, पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा था, तुम्हारे ही स्टैंडर्ड की एग्जाम थी उसी में पूछा था शायद ही, सही है, उसमें दे दिया। तो जब समय समान हो, समान समय में अगर भी डिफरेंट दूरी तय करते हो तो उनका वेग डिफरेंट होगा, चाल डिफरेंट होगी उनकी, ठीक है। तो औसत चाल कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। या दूसरा तरीका क्या है, पहले जो चाल दी है उसको दूरी निकालो, दूसरी चाल से दूसरी दूरी निकालो, x1 और x2, ठीक है, फिर फॉर्मूले में x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 रखो। वो तो हो गया जनरल मेथड, सामान्य तरीका तो हो गया जो हम करते हैं, लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसा करना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो कितना टाइम लग गया तुम्हारा, पहले तुम x1 निकालोगे x2 निकालोगे, दोनों को जोड़ना, फिर दोनों फिर भाग देना समय का, सही है नहीं है, तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें टाइम नहीं लगना, हमें तो डायरेक्ट चीजें करनी होती है और हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट मेथड है कि अगर समय समान है तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, दोनों चाल को जोड़ के 2 का भाग दे दो, ठीक है। अब दूरी समान हो, अब दूरी समान हो, दूसरा जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसने ये दिया है, इसका मतलब है ये तो क्या है हमारा, ये x1 दूरी है और ये कितनी है, x2 दूरी है, इसमें t1 समय लग रहा है, इसमें कितना समय लग रहा है, t2 समय लग रहा है, A से B तक पहुंचना है आपको, ठीक है। तो उसने दिया है, क्या दिया है, दिया है x1 इक्वल टू x2 और इक्वल टू x मान लेते हैं, x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x हमने मान लिया, सही है कि नहीं, मान लिया तुमने। एक बात बताओ, v1 क्या होगा, x1 अपॉन t1, इसको x अपॉन t1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसी तरीके से v2 इक्वल टू क्या होगा, x2 अपॉन t2, और इसको x अपॉन t2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, सही है कि नहीं है दोस्तों। देखो वेलोसिटी क्या होती है, दूरी अपॉन समय, चाल क्या होती है, दूरी अपॉन समय, तो दूरी कितनी है, x अपॉन t1, दूसरी दूरी कितनी है, x, वो भी दोनों समान है दूरी तो, लेकिन दोनों का समय अलग अलग है तो चाल अलग अलग होगी, इतनी होगी, तो ये हो गया, इतनी हो गया, ठीक है। अब औसत चाल क्या होता है, औसत चाल है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, औसत चाल है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अब एक बात बताओ, x1 को x लिख सकते हैं, x2 को x लिख सकते हैं, लेकिन जो t1 और t2 है अभी निकाली इनकी वैल्यू,
T1 और T2 है। देखो यहाँ से अगर तुम बात करो, यहाँ से अगर तुम बात करो तो T1 को इधर ले लो, T1 इक्वल टू एक्स अपॉन V1 होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से इस समीकरण से T2 इक्वल टू एक्स अपॉन V2 होगा कि नहीं होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो देखो T1 की वैल्यू क्या है हमारी, x अपॉन V1। T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, x अपॉन V1 है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, x अपॉन V2। ये सिंपल चीजें रख दी आपने, ये वैल्यूज है, ये आपने रख दी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। ऊपर तो क्या हो गया 2x, इसमें से मैंने x को कॉमन ले लिया, इसमें से जो x है उस x को तो कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, तो ये तो क्या होगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। देखो ये कैलकुलेशन है, ये मैं फास्ट इस वजह से कर रहा हूँ, इसको तुम आराम से कर सकते हो। तुम अपने हाथ से करना कैलकुलेशन, फिर देखना इस चीज़ को, वीडियो को रोक के आराम से कैलकुलेशन करना, फिर देखो x से x कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। अब इसको सोल्व करोगे तो इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तुम, तो ये तो क्या हो गया देखो V1 इंटू V2। अब यहाँ पर तो क्या आ जाएगा V2 प्लस, भाई पहले क्या करते हैं V1 V2 में V1 से डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो क्या बच गया V2, तो यहाँ तो आ गया V2 प्लस, इसमें V2 से भाग दोगे तो V1 बच गया प्लस V1, और ऊपर 2 है कि नहीं है। तो देखो ये V1 V2 ऊपर से आ जाएगा, नीचे जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आपकी जो V एवरेज है, औसत चाल है, उस औसत चाल की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, तो दूरी समान होने पर आपकी औसत चाल कितनी होती है, इतनी। समय समान होने पे कितनी होती है, उतनी। अब इन सबको एक जगह लिख दिया, जिससे तुम अब इस पे क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, जिससे तुम्हारे समझ में आए कि कैसे चीजें कर रहे हैं। देखो नोट दे के लिख लो, नोट दे के लिख लो तुम, जो आपकी औसत चाल है V एवरेज है, V एवरेज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2। अब ज्यादा है, ज्यादा दूरियां हैं तो सबको जोड़ दो, जैसे प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ऐसे, सही है। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जब समय समान हो, तो जब समय समान हो, जब समय समान हो तो आपकी जो औसत चाल है V एवरेज है, औसत चाल है वो कितनी होती है, V1 प्लस V2 अपॉन 2 होती है कि नहीं होती। तीसरा, जब दूरी समान है, ये फॉर्मूले याद रखने। अब आपको डायरेक्ट मैंने उनकी कंप्लीट डेरिवेशन करवा दी है तुम्हें, कि मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था कि ये फॉर्मूले होते हैं, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में आता कि कैसे आया ये, फिर रटने की कोशिश करते तुम्हारे कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैंने पूरी डेरिवेशन करवाई कि कैसे आया है, सही है। जब दूरी समान है, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान है तो आपकी जो V एवरेज है वो क्या होगी, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ये तीन फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी ही जिसने भी कोर्स नहीं लिया है जल्दी से कोर्स लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे। बहुत बड़ी वैकेंसी सेकंड ग्रेड की आने वाली है, बहुत जल्दी, महीने 2 महीने में आपको देखने को मिलेगी। तो अपने जो भी दोस्त हैं, जो लेना चाहते हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको बोलो कि लेट नहीं करें, नहीं लास्ट में नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा अच्छा है, तो तुम्हें अच्छे से प्रिपरेशन करनी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।